प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के कार्यक्रम के इस अवसर पर 106वां एपिसोड किया और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले बात की त्योहारों की, क्योंकि त्योहारों का सीजन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो त्योहारों की रौनक है वो बाजार में लगातार देखने को मिल रही है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि वोकल फॉर लोकल की धूम लगातार भारतवर्ष में देखी जा रही है, लेकिन साथ में लोगों से ये भी अपील की कि जो वोकल फॉर लोकल है वो सिर्फ और सिर्फ दिवाली या त्योहारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि भारत में अनेक कलाकार ऐसे हैं जो खुद से कलाकार करते हैं और आप तक वो सामान पहुंचाते हैं जिनकी सुगंध आपके घरों तक बनी रहनी चाहिए। ऐसे में आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि आज इस महीने में लगातार जिस तरीके से गांधी जयंती थी, तो इस महीने में गांधी जयंती के अवसर पर खादी की ताबड़तोड़ भारत में बिक्री हुई है। और कनॉट प्लेस का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कनॉट प्लेस की एक दुकान में 1.5 करोड़ से ज्यादा खादी की बिक्री हुई। अब इसके बाद प्रधानमंत्री ने बात की कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और सभी देशवासियों से ये अपील की कि इस जयंती में सभी देशवासी श्रद्धांजलि दें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस दिन सर्वव्यापी संगठन का हम उद्घाटन करने वाले हैं, जिसका नाम होगा मेरा युवा भारत, यानी माई भारत। किस तरीके से और क्या कुछ कहा, क्योंकि लगातार जो आज सुबह से ही कार्यक्रम था इसमें लोगों को संबोधित उन्होंने किया। आपको बता दें कि इस जो कार्यक्रम था वो सुबह आधे घंटे चला और इस आधे घंटे में त्योहारों के जिक्र के साथ साथ यूपीआई पेमेंट का भी उन्होंने जिक्र किया कि आप जब भी त्योहारों में शॉपिंग करें और यूपीआई पेमेंट से करें और अपने नमो भारत में अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करें। कैमरा पर्सन वेग के साथ रोहित उत्तम, प्राइम न्यूज। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल की पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने भी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर यानी कि कल 1 नवंबर को एक बड़ी बैठक होने वाली है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में राज कार्य करने की बैठक होगी। 2024 के चुनाव से पहले ये राज कार्य करने की बैठक होगी, जिसमें अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। हालांकि जिस तरीके से एनडीए का गठबंधन है, उस गठबंधन को लेकर के चर्चा भी की जाएगी। साथ ही साथ 2024 के चुनाव को लेकर के भी मंथन किया जाएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि हम टिकट देते नहीं है, हम टिकट दिलवाते हैं, तो इस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए 24 के चुनाव को लेकर के, क्योंकि सबसे अहम हो जाता है 24 का चुनाव, इस चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी की जो राजकार्य करने की बैठक होगी, इस बैठक में कई रूपरेखाएं बनाई जाएंगी। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से 24 के चुनाव में किस तरीके से तैयारी करेगी, उसकी पूरी रूपरेखा बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है, बात की जाए केंद्र सरकार की बात की जाए, तो केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को भी कल इस कार्य करने की बैठक में पूरी तरीके से चर्चा की जाएगी। तो हालांकि अब देखना यही होगा कि कल जब समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर सुबह 9:30 बजे राजकार्य करने की जब ये बैठक होगी, इस बैठक में और कौन कौन से एजेंडे रखे जाते हैं। आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज। इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में पेट एग्जाम चल रहा है, जो कि 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को 2 दिनों में होना है। पहले दिन दोनों पालियों में लगभग 32,000 परीक्षार्थियों ने बांदा जनपद में पेट का एग्ज़ाम दिया। तो ठीक वहीं मेरे पीछे भगवती प्रसाद इंटर कॉलेज है, जहां कल देर शाम दूसरी पाली में एक मुन्ना भाई को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। हालांकि ये वही एसटीएफ है जो योगी सरकार की परीक्षाओं को 100% सफलतापूर्व समाप्ति के लिए दावा करती है। वहीं एसटीएफ ने जिस तरह मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है, उससे एक बार फिर परीक्षार्थियों में रोष देखने को मिला है। हालांकि एसटीएफ ने जिस मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है वो इलाहाबाद के मऊआइमा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला अजय मौर्य बताया जा रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कान में लगा करके परीक्षा दे रहा था। तभी एसटीएफ को शंका हुई और एसटीएफ ने जब उसकी गहन छानबीन की तो कान के अंदर से एक माइक्रो ब्लूटूथ निकला, जिससे लोग देखकर दंग रह गए।
हालांकि देर शाम जब परीक्षार्थियों की प्रश्न पत्र खत्म हो गए और वो परीक्षा केंद्र से बाहर निकले तब वहाँ अफरा तफरी देखने को मिली। जैसे ही जिले के पुलिस अधिकारियों को इसको सूचना मिली, तत्काल सीओसीटी गवेंद्र पाल गौतम नगर कोतवाली क्षेत्र की फोर्स लेकर के मौके पर पहुंचे और उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ये पूरा मामला खुला है। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में एसटीएफ ने 10 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं एक मुन्ना भाई बांदा जनपद से भी गिरफ्तार हुआ है। हालांकि 2 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा में पहले दिन 32,000 परीक्षार्थियों ने भाग लिया, तो वहीं दूसरे दिन यानी कि आज 29 अक्टूबर दिन रविवार को लगभग 36,000 लोग परीक्षा देंगे। 2 पालियों में ये परीक्षाएं होनी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से परीक्षार्थी आए और वो पहले पाली में परीक्षा देंगे, इसके बाद दूसरी पाली में परीक्षा होगी। जिस तरह दुर्गा शक्ति नागपाल जिला मजिस्ट्रेट बांदा ने सख्ती किया है और योगी सरकार के महारथी एसटीएफ भी दर बदर जानकारी ले रहे हैं, तो इस तरह के कई मुन्ना भाई गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि आज अंतिम दिन है, देर शाम और भी कोई खबरें बड़ी आ सकती हैं, लेकिन बांदा से जो ये खबर आई है ये सभी लोगों को चौंका देने वाली खबर है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। गाजियाबाद में बीटेक की छात्रा के साथ हुई लूट का मामला अब गर्माता जा रहा है, जहां मामले में पुलिस द्वारा मुठभेड़ के बाद में एक आरोपी को बीती शाम गिरफ्तार किया गया था। वहीं आज मसूरी थाने के एसएचओ को निलंबित किया गया है, जहां मसूरी थाने के एसएचओ को बीटेक की छात्र के साथ हुई लूट के मामले में निलंबित किया गया है। वहीं बीते शाम आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जहां मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी थी, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वहीं इसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया था, जिसकी तलाश भी पुलिस द्वारा की जा रही है। तो ये पूरा मामला गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र का है, जहां ABES कॉलेज में पढ़ने वाली बीटेक की छात्र शुक्रवार दोपहर को अपने घर जा रही थी। इसी दौरान ऑटो में बैठी छात्रा से बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल छीनने का प्रयास किया, जहां वेब सिटी फ्लाईओवर पर छात्रा से मोबाइल छीना गया। इस दौरान छीना झपटी में छात्रा सड़क पर गिर गई, जिसके चलते उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसे ICU में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले में मसूरी थाने के SHO को भी निलंबित किया गया है। गाजियाबाद से अपने सहयोगी कुणाल के साथ में प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज। शहर के अनुपसर क्षेत्र में गंगा स्नान करने आए श्रद्धालु के सामान चोरी करने वाले सातिर चोर गिरफ्तार। 3 महिला सहित 6 चोर गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से 3 चाकू, चोरी करे हुए रुपए 22,800 रुपये बरामद हुए हैं। हम आपको बता दें, ये पूरी घटना मस्तराम घाट की है। मस्तराम घाट पर श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। ये मस्तराम घाट काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है। यहाँ पर अनूप शहर के नहीं बल्कि बाहर के लोग भी आते हैं। जैसे कि इस घटना के बाद पुलिस सचेत हुई और कार्रवाई भी करी। क्यों ना पहले से ही पुलिस सचेत रहे और ऐसे संदिग्ध लोगों पर लगातार नजर रखे, ये ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे सहयोगी जिशान अली के साथ मैं मगनवीर सिंह, प्राइम न्यूज, बुलंदशहर। केरल में हुए बम धमाके के बाद उत्तर प्रदेश को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में कई जांच एजेंसियां हैं, उनको भी अलर्ट किया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम थे वो बढ़ा दिए गए। ऐसे में केरल में बम धमाका होने के बाद से यूपी को अलर्ट मोड पे रखा गया है। यूपी को इसलिए अलर्ट मोड पे रखा गया है कि बीते दिनों जिस तरीके से लखनऊ में PFI से कनेक्शन के जो संदिग्ध लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से लगातार सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। डीजीपी मुख्यालय की अगर बात की जाए तो डीजीपी मुख्यालय से पूरे यूपी पर नजर रखी जा रही है।
सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की अफरा तफरी का माहौल न बने, सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके का कोई गलत पोस्ट न किया जाए, तो इस पर भी डीजीपी मुख्यालय से नजर रखी जा रही है। ये कहा जा सकता है कि केरल में बम धमाके के बाद उत्तर प्रदेश को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज। जनपद बागपत में दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, जिससे पूरे जनपद में हड़कंप सा मचा हुआ है। जिस प्रकार से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, पुलिस प्रशासन को बदमाशों की सीधी कहीं ना कहीं एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। मामले की तह में जाए तो जनपद की बड़ौद कोतवाली क्षेत्र ग्राम हिलवाड़ी में दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। हत्या का जो कारण है प्रथम दृष्टा वो एक रंजिश के रूप में सामने आ रहा है। जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसका नाम केसरपाल पुत्र श्रीचंद निवासी हिलवाड़ी थाना क्षेत्र बड़ौद जनपद बागपत के रूप में उसकी पहचान हुई है और हत्या का जो आरोप है वो गांव के ही 3 लोगों पर लगा है। पुलिस ने इस मामले 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मामले की तह में ज्यादा छानबीन किया जाए तो पता चलता है कि ये जो प्रथम दृष्टा मामला रंजिश का सामने आ रहा है। पूरी जानकारी देने पूरी बात करें तो लगभग अब से 8-10 महीने पहले होली के त्योहार पर जनपद बागपत के हिलवाड़ी गांव निवासी विक्की नामक व्यक्ति की एक हत्या कर दी गई थी, जिसमें कृष्णपाल के बेटे का नाम सामने आया था और कृष्णपाल का बेटा उस हत्या आरोप में जेल की सजा काट रहा है, सलाखों के पीछे है। तो जिस प्रकार से हत्या हुई है कि बताया जा रहा है कि कृष्णपाल खेत से आ रहा था बाइक पर सवार होकर, जैसे ही विक्की के घर के सामने पहुंचा तो वहां से पहले से घात लगाए बैठे 3-4 युवकों ने गोली बरसाकर इसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने तीनों को युवकों को हिरासत में लेकर जो है जांच कर रही है। पुलिस मामले की तह में जुटी है। जिस प्रकार से हत्या हुई है जनपद बागपत में हड़कंप सा मचा है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को चुनौती के रूप में ले रहा है और बदमाशों की जिस प्रकार से हत्याकांड को वारदात दिया है, पुलिस प्रशासन को सीधे चुनौती नजर आ रही है। इन तमाम घटना के साथ, तमाम सवालों के साथ कैमरा पर्सन अमिपाल धामा के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज बागपत। आजम खान और उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ आजम खान अपने परिवार के साथ जेल में बंद है, तो वहीं जौहर विश्वविद्यालय पर और उनके दानदाताओं पर भी तलवार लटकी है। आयकर विभाग का आज दूसरे दिन की छापेमारी भी जारी है। आपको बता दें कि 560 करोड़ से बना जौहर विश्वविद्यालय में 60 करोड़ की जो देनदारी है, यानी कि दान दिया गया है, वो रामपुर और मुरादाबाद क्षेत्र से है। इसके अलावा बात करें तो जितने भी ठेकेदार इस जौहर विश्वविद्यालय में शामिल थे, चाहे वो जलकल विभाग की बात करें या CNDS की बात करें, इन सभी ठेकेदारों को लगातार नोटिस भी भेजी गई है और साथ ही साथ इनके वहां छापेमारी की गई है। आयकर विभाग ने आंखें टेढ़ी कर ली हैं और इनकी खोज जारी है। इसके अलावा जो सरकारी धन से, जो सरकारी पैसों से जो जौहर विश्वविद्यालय में गलत तरीके से दुरुपयोग किया गया है, उसकी भी जांच हो रही है। कई सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल हैं और उसकी तलाश तेज हो गई है। देखने वाली बात होगी कि जल्द से जल्द और किन किन बातों का खुलासा किया जा रहा है। लखनऊ से प्राइम न्यूज के लिए नंदन श्रीवास्तव। झांसी में त्रयोदशी खाने के बाद लगभग 4 दर्जन लोगों की हालत गंभीर हो गई। बताया गया है कि सभी को फूड पॉइजनिंग की वजह से तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद आनन फानन में अपनी सुविधा के अनुसार लोगों द्वारा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं बताया गया है कि कुछ को समथर तथा किसी को मोट में तथा किसी को पूंछ में, इसके अलावा कुछ लोगों को झांसी के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र के से सामने आया है, जहां के ग्राम बरौरा में विगत दिनों हुई त्रयोदशी कार्यक्रम में खाना खाने के बाद लगभग 4 दर्जन लोगों की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी लोगों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम में हड़कंप मच गया और मौके के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम रवाना हो गई। फिलहाल इस पूरी घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ रवि परिहार, प्राइम न्यूज झांसी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब PDA साइकिल यात्रा कल यानी कि निकालने जा रही है लखनऊ से। आपको बताते चले कि ये जो PDA साइकिल यात्रा है, इसको लगभग 80 दिन पूरे हो गए हैं यात्रा करते हुए। वहीं अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव इस साइकिल यात्रा में कल शामिल होंगे और साइकिल से जनेश्वर मिश्रा पार्क तक जाएंगे और वहां पर सभी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है वो शामिल होंगे। इसको लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी कर ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो साइकिल
साइकिल से जो यात्रा करने वाले इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं आपको बताते चले कि जिस तरह से पीडीए जो यात्रा है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार वो कहते रहते हैं कि अगर पीडीए के लिए कोई पार्टी बनी है तो वो है सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ही है जो जमीनी स्तर से मुद्दों को उठाती है, उन पिछड़ा दलितों और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को उठाती है और सामने रखती है, बाकी कोई पार्टी नहीं करती है। उनका साफ तौर पे कहना है कि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो सबसे अलग हटकर है और समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी इकलौती पार्टी है जो दलितों और पिछड़ों की जो सम्मान जो उनको मिलना चाहिए, जो उनको नहीं आज तक मिला है, उसको वो हक दिलाने में पूरा काम करती है। साथ ही साथ अखिलेश यादव का ये भी कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में ऐसे जो तमाम ऐसे जो सीट है वहां पर वो अपनी जीत हासिल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पीडीए को लेकर, यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक जो है उनको इस बार पर पूरा भरोसा है कि ये जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट देगा और इससे समाजवादी पार्टी उन उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है जो यूपी के मजबूत सीट माने जाते हैं। अरण्या मिश्रा, प्राइम न्यूज, लखनऊ। रायबरेली में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के बबरी चौराहे का है, जहां उस वक्त तड़का मच गया जब एक तेज रफ्तार बोलेरो और पिकअप में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगने से बोलेरो सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर चारों घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं जब इस मामले पर पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के हटवा गांव के रहने वाले संजीव शुक्ला अपने साथियों के साथ फैजाबाद LIC सेमिनार में जा रहे थे। जैसे ही उनकी बोलेरो बबरी चौराहे के पास पहुंची तभी दूसरी ओर से आ रही पिकअप में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बोलेरो सवार संजीव शुक्ला और विकास चंद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें नजदीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया है। लेकिन जिला अस्पताल में भी 2 युवकों की हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रायबरेली प्रशासन यातायात नियमों को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, जगह जगह पर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। उसके बावजूद भी जिस तरीके से रायबरेली में सड़क हादसे हो रहे हैं, इससे रायबरेली प्रशासन पे भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि लगातार हादसे हो रहे हैं और लोगों की मौतों को लेकर रायबरेली प्रशासन इस पर गंभीर होगा और ऐसे सड़क हादसे रोकने का काम करेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। महताब अहमद, प्राइम न्यूज, रायबरेली। उत्तर प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। हर रोज डेंगू के नए मरीज पाए जा रहे हैं अस्पतालों में, उन इलाकों में पूरी तरह से व्यवस्था करके रखी जा रही है। उसके बाद भी डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। खास करके अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में भी डेंगू के मरीज काफी ज्यादा संख्या में हर रोज पाए जा रहे हैं। अब अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के 17 जिलों के बारे में, तो 17 ऐसे जिले हैं जहां पर डेंगू नियंत्रण अभियान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। और अगर बात कही जाए सक्सेसफुल नहीं होने के पीछे के कारण के बारे में, तो अधिकारियों का ये कहना है कि दवा जो है वो काफी ज्यादा कम है, जिसके वजह से इस पे नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। वहीं 30 अक्टूबर की अगर बात कही जाए, यानी कि आने वाले कल के बारे में बात कही जाए, तो ये वहां से 30 अक्टूबर को एक नई रणनीति के साथ डेंगू नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा और ये उम्मीद किया जा रहा है कि कल की रणनीति के बाद शायद डेंगू नियंत्रण काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। अनन्या मिश्रा, प्राइम न्यूज, लखनऊ। आगामी लोकसभा चुनाव अभी कई महीनों से बचे हुए हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की अपनी सक्रियता इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी चुनाव को लेते हुए पुलिस अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। इस क्रम में अनुसूचित मोर्चा के सम्मेलन का आयोजन होना है जनपद में, इसके लिए सभी पदाधिकारियों के साथ साथ पूर्व मंत्री की आवश्यक बैठक तेलंगाना में आयोजित की गई। इसमें सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी एवं कई विधायक के साथ बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सभी आए हुए अतिथियों का जिला पंचायत जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। आपको बताया चले कि भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित मोर्चा के सम्मेलन का आयोजन 3 नवंबर को जनपद में होना है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों एवं सभी अधिकारियों की आवश्यक बैठक की गई और सभी सम्मेलन को सफल बनाने के लिए बड़ी मात्रा में सबको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसके लेकर ये रात तक इस बैठक सभी को इस बारे में जानकारी दी गई कि सम्मेलन को आगामी चुनाव में
देखते हुए सफल बनाने के लिए रणनीति बनानी है, जिससे आने वाले समय में भाजपा से संस्कृति मोर्चा के माध्यम से सभी इससे जुड़े हुए सभी लोग जुड़े और भाजपा को वोट दें और फिर एक बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बने। सुनील शर्मा, प्राइम न्यूज़ देवरिया।